नमस्कार, स्वागत है आपका 10 का दस्तावेज। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ गुंजन। सपा के सोशल मीडिया हेड मनीष जगन अग्रवाल को जमानत मिल गई है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, कोर्ट से जमानत मिलने के बाद मनीष जगन की रिहाई हुई है। ट्विटर पर अभद्र टिप्पणी मामले में गिरफ्तारी हुई थी। मनीष पर भाजपा नेताओं और पत्रकारों पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप है। लखनऊ पुलिस ने मनीष जगन को कल गिरफ्तार किया था। सपा कार्यकर्ताओं ने जिसके बाद जमकर बवाल भी काटा था। और अब बड़ी जानकारी यही, सपा के सोशल मीडिया हेड मनीष जगन अग्रवाल को जमानत मिल गई है। कोर्ट से जमानत मिलने के बाद मनीष जगन की रिहाई हुई है। तो ट्विटर पर अभद्र टिप्पणी के बाद गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद काफी हंगामा देखने को मिला था। खूब सियासी बयानबाजी भी हुई थी, लेकिन अभी बड़ी जानकारी यही है कि अब मनीष जगन की रिहाई हो चुकी है। पूर्वांचल के पूर्व बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की कल गाजीपुर कोर्ट में पेशी होगी। वहीं पेशी से पहले माफिया मुख्तार अंसारी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी देकर विशेष सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने अर्जेंट बेसिस पर सुनवाई से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि गाजीपुर कोर्ट पहले ही मुख्तार की सुरक्षा की मॉनिटरिंग गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव से करने का आदेश दिया है। ऐसे में अलग से आदेश जारी करने की जरूरत नहीं है। तो हाईकोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, अब कल कोर्ट में पूर्वांचल के माफिया ब्रजेश सिंह की भी पेशी होनी है। इसके साथ साथ मुख्तार अंसारी की भी गाजीपुर कोर्ट में कल पेशी होगी। हाईकोर्ट में एक अर्जी लगाई गई थी, जिसके बाद कोर्ट की ओर से दलील आई कि फौरन तौर पर इस मामले पर सुनवाई नहीं होगी। पूर्वांचल के पूर्व बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की कल गाजीपुर कोर्ट में पेशी है। गाजीपुर कोर्ट में पेशी के दौरान मुख्तार अंसारी का सामना पूर्वांचल के माफिया ब्रजेश सिंह से होना है। पेशी पर ले जाने और वापस लाए जाने के दौरान विशेष सुरक्षा मुहैया कराए जाने की मांग को लेकर मुख्तार अंसारी की तरफ से आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई थी। इस अर्जी में कहा गया था कि उसकी जान को खतरा है, इसलिए बांदा जेल से गाजीपुर ले जाए जाने के दौरान पैरामिलिट्री फोर्स दी जानी चाहिए। इसके साथ साथ बुलेट प्रूफ जैकेट दी जानी चाहिए। सुरक्षा के विशेष इंतजाम होने चाहिए। सुरक्षा इंतजामों की व्यवस्था कराने के लिए कहा गया था। कोर्ट ने माना कि जब निचली अदालत ने सुरक्षा को लेकर के आदेश जारी कर दिया है, तो ऐसे में इस मामले में अब दखल दिया जाना उचित नहीं है। और इसी आधार पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुख्तार अंसारी की अर्जी पर अलग से सुनवाई करने या कोई अलग से निर्देश देने से मना कर दिया। तो कहा जा सकता है कि हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं होने से मुख्तार अंसारी को झटका लगा है और उसकी जो अर्जी है उस पर आज सुनवाई नहीं हो सकी है। मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। वहीं गाजीपुर के चर्चित उसरी चिट्ठी कांड में कल यानी कि 10 जनवरी को गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में माफिया मुख्तार अंसारी की पेशी हुई है। इसे लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। डीएम और एसपी ने कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। वहीं कोर्ट में पेश किए जाने को लेकर मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत अली ने बताया कि मुख्तार अंसारी को 10 जनवरी को कोर्ट में पेश किया जाएगा, ऐसी जानकारी उन्हें मिली है। एमपी एमएलए कोर्ट में एक हत्या का मामला जो लंबित चल रहा है, उसमें मुख्तार अंसारी की पेशी की तिथि निश्चित है। कल वो बांदा जेल से आएंगे, यहाँ पे संबंधित न्यायालय में पेशी कराई जाएगी। उसके लिए व्यापक सुरक्षा प्रबंध कचहरी में किए गए हैं। 3 तारीख को माननीय न्यायालय ने मुख्तार अंसारी को गवाही के लिए तलब किया था, तो इसी कारण बस वो नहीं आ सके, जिसमें कि माननीय न्यायालय ने 10 जनवरी को मुख्तार अंसारी को बांदा जेल से तलब किया गया है। तो गाजीपुर कोर्ट में कल उसरी चिट्ठी कांड के गवाह मुख्तार अंसारी को सशरीर पेश होना है। मुख्तार ने खुद की जान का खतरा बताकर सुरक्षा मांगी है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर अपने ही घर गाजीपुर में आने से क्यों डर रहा है माफिया डॉन? क्या डॉन के विरोधी सक्रिय हो गए हैं? इस पर कांग्रेस नेता अजय राय का कहना है कि मुख्तार का विरोध होना था और भाई अवधेश राय की हत्या मामले में मैंने कोर्ट से सजा भी दिलाई। माफिया किससे डर रहा है ये सरकार जाने। वैसे हाईकोर्ट में दाखिल अर्जी में मुख्तार ने ब्रजेश सिंह से जान से खतरा बताया है। 10 जनवरी को गाजीपुर कोर्ट में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को आना है, गवाही देनी है, लेकिन डॉन को अपने शहर में आने के लिए सुरक्षा की ज़रूरत पड़ रही है। मांग की है मुख्तार अंसारी ने कि उन्हें बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ दी जाए,
इसके साथ ही सुरक्षा की भी मांग की है, जान का खतरा भी बताया। क्या लग रहा है, अपने शहर में आने से डॉन डर रहा है क्या? निश्चित जी, ये तो सरकार का काम है कि सरकार किस तरीके से उनको सुरक्षित करती है, किस तरीके से प्रोटेक्ट करती है, और सरकार की क्या मंशा है। मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर से जो अपराधी है, जो क्रिमिनल है, जिस तरीके से जिन लोगों ने पूरे अपराध को पूरे प्रदेश के अंदर जो तबाही मचा रखी है, निश्चित तौर से उस पर न्यायपालिका अपनी कार्रवाई करे। न्यायपालिका के अंदर जो चीज़ें हुई, मेरे भाई की घटना हुई तो उसमें यंगस्टर में हम लोगों ने गवाही की, सजा हुई है, अन्य और मुकदमे भी चल रहे हैं। अब सरकार की मंशा क्या है, अब ये तो सरकार जाने। हम लोगों के का जो कर्तव्य था, धर्म था, मैंने भाई का धर्म कर्तव्य निभाया, मैंने वो काम किया है। आगे बढ़ते हैं। गोरखपुर फैजाबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के मौजूदा एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने सोमवार को अपना नामांकन दाखिल कर दिया, जबकि भाजपा ने अब तक स्नातक एमएलसी चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान ही नहीं किया है। इसके बावजूद देवेंद्र सिंह की बतौर भाजपा प्रत्याशी दावेदार पेश करने वाले पोस्टरों और बैनरों से पूरा शहर पटा पड़ा है। हालांकि बिना प्रत्याशी के नाम का ऐलान हुए भी देवेंद्र सिंह के नामांकन के मुद्दे पर भाजपा की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। वहीं दूसरी तरफ सपा ने करुणाकांत मौर्य को गोरखपुर फैजाबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी घोषित किया है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मायावती बसपा को फिर से लड़ाई में लाने के लिए पार्टी अध्यक्ष पूरी तरह से सक्रिय हो गई हैं और अब मायावती पार्टी के पदाधिकारियों से हर हफ्ते के काम की रिपोर्ट भी लेंगी। किस नेता ने अपने अपने क्षेत्र में कितना काम किया, इसका पूरा ब्यौरा हर हफ्ते बसपा नेताओं को मायावती को देना होगा, जिसके लिए मायावती ने पार्टी के पदाधिकारियों को सभी कोऑर्डिनेटर्स के काम की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं कि किस कोऑर्डिनेटर ने एक हफ्ते में कितने सदस्य बनाए, अपने क्षेत्र में कितनी बैठकें की, पार्टी से कितने युवाओं को जोड़ा। इससे पार्टी की प्रेजेंस, पार्टी के कार्यकर्ताओं की प्रेजेंस और पार्टी की प्रेजेंस आम जनता में और बेहतर होगी और ये अपनी पार्टी को बहुत ऊंचा ये कदम ले जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। और बहन जी ने ये बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन सुझाव दिया है। आगरा में एसिड अटैक के एक मामले में पुलिस ने 20 साल बाद मुकदमा दर्ज किया है, जिसके बाद अब कई साल बाद एसिड अटैक की शिकार पीड़ित को न्याय मिलने की उम्मीद है। पीड़िता के साथ ये वारदात तब हुई जब वो 14 साल की थी और एसिड अटैक का शिकार कोई और नहीं बल्कि पीड़िता की बहन का देवर था। एसिड अटैक करने वाला पीड़िता की बहन का देवर था, इसलिए परिवार वालों के दबाव में कभी मुकदमा दर्ज नहीं कराया गया। लेकिन अब आगरा के पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर एतमादौला थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो पुलिस के पास गए और पुलिस ने केस रजिस्टर नहीं करवाया। उनका कहना था कि उस समय उनकी हिम्मत नहीं हुई, उस समय परिस्थितियां ऐसी थी कि उन्होंने केस रजिस्टर नहीं करवाए, तो उनसे तहरीर लेके एतमादौला में एक और एक ताजगंज में मुकदमा कायम किया गया है और उसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी और प्रॉपरली डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होगी। और जो खासकर एतमादौला का मुकदमा है वो शायद 20 साल पुराना है, ताजगंज का इंसिडेंट जो है वो 22 साल पुराना है और जो एतमादौला का इंसिडेंट है वो संभवतः अलीगढ़ के किसी थाना क्षेत्र का है। तो पहले मुकदमा यहाँ पे कायम करके इनिशियल इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे होगी और फिर एविडेंस के आधार पे अगर आवश्यकता पड़ेगी तो रेस्ट बाकी की इन्वेस्टिगेशन जो है वो अलीगढ़ से करवाई जाएगी। जैसे मैंने कोशिश चाहती थी कि मेरा एफआईआर होए मेरे बहन के देवर की, मगर उसकी एफआईआर नहीं हो रही थी क्योंकि मेरे ऊपर परिवार का दबाव था। और जैसे कि हमारा शिरोज कैफ़े है, वहाँ पर एक इवेंट हुआ, उसमें एडीजी साहब आए और उनसे हमने अपनी बात रखी तो उन्होंने कहा कि आप परेशान मत हो। उन्होंने हमारी अच्छे से बात सुनी और जब वो अपने वहाँ पहुँचे तो हम लोग भी उनसे मिलने गए उनके स्थान पे, तो उन्होंने कहा ठीक है आपकी एफआईआर हो जाएगी और बोले कि इनकी एफआईआर होनी चाहिए और हमें बताओ। तो एतमादौला थाने में उन लोगों ने आगे एफआईआर हुई मेरी और आज 20 साल बाद मेरी एफआईआर हुई है और मुझे लगता है कि पक्का मुझे वो है कि मुझे पूरा न्याय मिलेगा। यूपी में भाजपा सरकार के खिलाफ राष्ट्रीय लोकदल ने अनोखा विरोध जताया। यूपी के सभी डाकघर के जरिए सीएम योगी को रालोद कार्यकर्ताओं ने एक पत्र भेजे। इस साल गन्ना मूल्य की घोषणा न होने पर रालोद कार्यकर्ताओं ने किसानों से जुटाए पत्रों को सीएम योगी तक पहुंचाया और किसानों के मुद्दों को उठाया। तो किसानों के मुद्दे पर अनोखा दाव यहां पर चला गया है।
पत्र में किसानों की समस्याओं का जिक्र किया गया है। गन्ना मूल्य घोषित करने की भी मांग की गई है। सभी डाकघर के जरिए सीएम को इस तरीके से पत्र भेजे गए हैं। आगे बढ़ते हैं अगली खबर बुलंदशहर से, जहां घने कोहरे के कारण सड़क हादसा हो गया। ट्रैक्टर से कार टकरा गई। हादसे में 6 यात्री घायल हुए हैं। घायल यात्रियों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। जहांगीराबाद क्षेत्र के अनूप शहर बुलंदशहर रोड पर मुरसना के पास यह हादसा हुआ है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, घने कोहरे के चलते सड़क हादसा, जहां 6 यात्री घायल, ट्रैक्टर से कार टकराई। घायल यात्रियों को बहरहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। जहांगीराबाद क्षेत्र के अनूप शहर बुलंदशहर रोड का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो घने कोहरे के कारण लगातार हादसे की अलग अलग तस्वीरें अलग अलग जिलों से देखने को मिल रही हैं और इसी बीच बुलंदशहर से भी ऐसा ही मामला सामने आया है। वहीं औरैया से भी ऐसी खबर, जहां घने कोहरे की वजह से हादसा हुआ। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर कई गाड़ियां टकराई हैं। हादसे में सभी यात्री बाल बाल बचे हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें, औरैया में घने कोहरे की वजह से बड़ा हादसा हुआ है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर कई गाड़ियां टकरा गई हैं। हादसे में सभी यात्री बाल बाल बचे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां औरैया से भी ऐसा ही मामला सामने आया। घने कोहरे के चलते हादसा हुआ। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर कई सारी गाड़ियां आपस में टकरा गई। वहीं आगरा में भी घने कोहरे के कारण हादसा हुआ। 2 गाड़ियों की आपस में टक्कर हो गई। पिनाहट थाना क्षेत्र के राजाखेड़ा इलाके की घटना बताई जा रही है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां पर यह हादसा हुआ है। 2 गाड़ियों की आपस में जोरदार टक्कर हो गई। पिनाहट थाना क्षेत्र के राजाखेड़ा इलाके का ये मामला है। देखिए, घने कोहरे की वजह से लगातार इसी तरीके की तस्वीरें अलग अलग जगह से सामने आ रही हैं और आगरा से जो तस्वीरें आई हैं वो आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भीषण हुआ होगा। 2 गाड़ियों की आपस में जोरदार टक्कर हुई है। घने कोहरे में गाड़ी चलाने की वजह से यह हादसा हुआ। विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम और इसकी वजह से ये कार हादसे का शिकार हो गई। हमीरपुर से भी ऐसी ही खबर, जहां घने कोहरे की वजह से हादसा हुआ। 2 ट्रकों की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। ट्रक चालक ट्रक की केबिन में बुरी तरीके से फंसा। 1 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद चालक को बाहर निकाला गया। हादसे में 3 यात्री भी घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सदर कोतवाली क्षेत्र के कलोलीतीर का मामला बताया जा रहा है। तो हमीरपुर से भी ऐसी खबर सामने आई है, जहां घने कोहरे की वजह से हादसा हुआ। 2 ट्रकों की आमने सामने से जोरदार भिड़ंत हो गई। ट्रक चालक ट्रक के केबिन में बुरी तरीके से फंसा है, जिसके बाद 1 घंटे के रेस्क्यू के बाद उसको बाहर निकाला जा सका। वहीं गोंडा में कोहरे की वजह से स्कॉर्पियो हादसे का शिकार हो गई। लखनऊ गोंडा हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। डिवाइडर को तोड़ते हुए रेलिंग में घुसी स्कॉर्पियो कार। सड़क हादसे में ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। गोंडा के सकरौरा के पास यह हादसा हुआ है। आगे बढ़ते हैं औरैया से खबर, जहां घर में 6 लाख के गहनों की चोरी का मामला सामने आया। बिदुना कोतवाली क्षेत्र के ग्राम भाईपुर हमीरपुर में चोरी हुई है। चोर एक घर से सोने चांदी के गहनों समेत नकदी लेकर चले गए। लगातार चोरी की घटनाओं से औरैया के कई गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। तो घर में 6 लाख के गहनों की चोरी की वारदात सामने आई है, जहां चोर एक घर से सोने चांदी के गहनों के साथ साथ नकदी लेकर फरार हो गया। बहरहाल आसपास के कई गांवों में इस घटना के बाद दहशत है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश करने में जुटी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बुलंदशहर में भाजपा के सदर विधायक प्रदीप चौधरी यात्री बनकर और हाथ में झोला लेकर रैन बसेरों का रियलिटी चेक करने के लिए पहुंचे। कड़ाके की ठंड में उन्होंने रात में रैन बसेरों का निरीक्षण किया, साथ ही वहां रह रहे लोगों के लिए अलाव की व्यवस्था की। इस दौरान उन्होंने रैन बसेरों में कंबल और गर्म पानी की व्यवस्था की भी हकीकत जानी। साथ ही भाजपा विधायक ने रैन बसेरों में रुके लोगों से हालचाल पूछा और उन्हें चाय भी पिलाई। देखिए, ये तस्वीरें सामने आई हैं। भाजपा विधायक रियलिटी चेक करने के लिए निकले, जहां रैन बसेरों का हाल तो जाना ही, साथ ही साथ लोगों के साथ चाय भी पी।
वहीं श्रावस्ती में तापमान गिरने से गलन बढ़ गई है। कड़ाके की ठंड में लोग घरों में छुपे हुए हैं। ठंड इतनी ज्यादा है कि दीवारों पर बर्फ जम गई है। लोगों ने बर्फ का वीडियो बनाकर वायरल किया है। श्रावस्ती में इस तरह से बर्फ नहीं जमती है, लेकिन वहां पर चर्चा का विषय जरूर बना हुआ है। ड्यूटी पर आने वाले लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। पिछले 4 दिन से धूप नहीं निकलने की वजह से गलन ज्यादा है। लोग अलाव का सहारा लेने को मजबूर हैं। देखिए 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूनतम तापमान 7 डिग्री से भी नीचे आ चुका है। ऐसे में किस तरीके से वहां पर ठंड का सितम लोगों के ऊपर पड़ रहा होगा, अंदाजा लगाया जा सकता है। दीवारों पर बर्फ जम चुकी है। दूसरी तस्वीरें वहां से सामने आई हैं। क्या है ये भाई साहब, क्या लग रहा है? ये बर्फ है। ये बर्फ है? क्यों जम गई है? ये ठंड की वजह से लग रहा है कि जो है जम रही है। हाँ, ठंड की वजह से है। बर्फ है ये। बर्फ जम गई? हाँ, बर्फ पे कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम नासिरगंज महादेवा के हैं। हाँ, तो ये बर्फ दीवारों पे जमी है क्या? दीवार पे जमी हुई, इतनी ठंड पड़ रही है कि हद से ज्यादा बर्फ जम गई दीवारों पे। बताइए, बर्फ जम गई है। और अब बात ग्रेटर नोएडा की, जहां सेक्टर 150 की निर्माणाधीन सोसाइटी में सामान ढोने वाला लोडर गिरने से हड़कंप मच गया। यहां एसी बिल्डर के अंडर कंस्ट्रक्शन साइट का माल ले जाने वाला लोडर गिरने से कई मजदूरों के घायल होने की खबर है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो कई मजदूर घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बड़ी जानकारी ग्रेटर नोएडा से, निर्माणाधीन सोसाइटी में यह हादसा हुआ है। देखिए मौके से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। सामान ढोने वाला लोडर गिरने से हड़कंप मचा है और ये तस्वीरें वहां से सामने आई हैं। कई मजदूर भी घायल बताए जा रहे हैं। वहीं ग्रेटर नोएडा में 11,000 किलोवाट लाइन से ट्रांसफार्मर चोरी होने की खबर है। ट्रांसफार्मर चोरी होने के बाद बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र का मामला, जहां ग्रेटर नोएडा पुलिस मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। 11,000 किलोवाट की लाइन से ट्रांसफार्मर चोरी हुआ है, जिसके बाद बिजली आपूर्ति पूरी तरीके से ठप है। लोग परेशान हैं। ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। पुलिस बहरहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। वहीं बिजनौर के गंगा घाट पर आरएसएस कार्यकर्ताओं ने मां गंगा की आरती की। बिजनौर के विदुर कुटी गंगा घाट पर आयोजित कार्यक्रम में गंगा किनारे जैविक खेती करने पर चर्चा हुई। दरअसल केंद्र और राज्य सरकार गंगा किनारे जैविक खेती करने पर जोर दे रही है। दावा किया जा रहा है कि प्रशासन और आरएसएस कार्यकर्ताओं के प्रयास से गंगा में घुलित ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा है। तो गंगा किनारे जैविक खेती पर जोर दिया जा रहा है। ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने का दावा वहां पर किया जा रहा है। गंगा आरती जब आरएसएस कार्यकर्ताओं ने की है, उस दौरान की ये तस्वीर। आगे बढ़ते हैं। कुशीनगर में घर में भीषण आग लग गई है। खाना बनाते वक्त अचानक से घर में आग लगी। देखते ही देखते आग ने 10 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। देखिए तस्वीरें सामने आई है। हर तरफ धुएं और आग का गुबार नजर आ रहा है। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के धनौजी गांव की ये घटना है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखते ही देखते आग इतनी भयानक हो गई कि आसपास के करीब 10 घर बताए जा रहे हैं, जिन्हें आग ने अपनी चपेट में ले लिया। कुशीनगर से तस्वीरें सामने आई। भीषण आग लगी है। वजह क्या रही ये साफ नहीं हो पाया, लेकिन खाना बनाते वक्त अचानक से घर में आग लगी और एक घर की आग ने 10 और घरों को अपनी चपेट में ले लिया। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।